आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इलाके की जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं और उसे द मोस्ट मिस्टीरियस प्लेस ऑन अर्थ कहा गया है। हम बात कर रहे हैं अंटार्कटिका की। इस इलाके को लीस्ट अंडरस्टूड क्यों कहा गया है? दरअसल हम अंटार्कटिका के बारे में बहुत थोड़ा जानते हैं। इनफैक्ट हमारी नॉलेज मार्स और जुपिटर के बारे में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में 70% ड्रिंकिंग वाटर पाया जाता है और अगर किसी वजह से अंटार्कटिका की बर्फ़ पिघल जाए तो उस दिन समझ लो कि इस ज़मीन के लिए यानी अर्थ के लिए क़यामत के बराबर हाल होगा, क्योंकि अंटार्कटिका के इंतहा के ठंडे मौसम की वजह से वहाँ पर ना ज़िंदगी पाई जाती ना वहाँ पर लाइफ एक्टिविटीज़ जारी रह सकती हैं। तो आखिर फिर भी मुख्तलिफ मुल्क अंटार्कटिका को पाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? इनफैक्ट हिटलर ने यहाँ पर मिलिट्री बेस बनाने का भी सोचा था। अंटार्कटिका के मतलब हमारे पास सवालात बहुत ज़्यादा हैं लेकिन जवाब बहुत कम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अंटार्कटिका की डिफरेंट मिस्ट्रीज और फेमस सीक्रेट्स, तो इस वीडियो के एंड तक लाजमी देखिएगा। अंटार्कटिका वॉज नॉट ऑलवेज कवर्ड इन आइस। क्या आपको पता है कि अंटार्कटिका की ज़मीन जो थी वो हमेशा से बर्फीली नहीं थी। अंटार्कटिका जहाँ पर मौजूद है यानी कि साउथ पोल, वहाँ पर इतनी ठंड पड़ती है कि बर्फ़ का ना होना नामुमकिन है। तो आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि अंटार्कटिका एक वक्त में एक हैबिटेबल कॉन्टिनेंट था? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन रिसर्च के मुताबिक अंटार्कटिका हमेशा एक बर्फीली ज़मीन नहीं थी। और इस बात का हमें कैसे पता चला? एक्चुअली 12,000 साल पहले जो हमें मैप्स मिले थे, उन एंशंट मैप्स में अंटार्कटिका का जो जिक्र किया गया है यानी जो ड्राइंग्स हमें नज़र आई हैं, वहाँ पर तो बर्फ़ का तो कोई नामो निशान ही नहीं है। अंटार्कटिका का जो टेम्परेचर था वो नॉर्मल टेम्परेचर के हिसाब से था और वहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते थे। सवाल ये है कि आखिर अंटार्कटिका में ऐसा हुआ क्या जिसकी वजह से कि आज हमें बर्फ़ से ढकी हुई ये सरजमीन दिखाई दे रही है? इस सवाल का जवाब वीडियो में आगे जाके आपको मिलेगा। एंशंट सिविलाइजेशन। चार्ल्स हैपगुड एक अमेरिकन प्रोफेसर और रिसर्चर के मुताबिक अंटार्कटिका पे एंशिएंट सिविलाइजेशन मौजूद थी हजारों साल, और वो सिविलाइजेशन काफी एडवांस थी क्योंकि जो एंशिएंट मैप्स रिसर्चर्स को मिले हैं उन मैप्स पर एरियल व्यू दिखाया गया है अंटार्कटिका का। एरियल व्यू वो होता है जो हमें ऊपर से दिखाया जाए किसी भी चीज के। तो बेसिकली ऐसा व्यू लेने के लिए हमें या फिर तो आज के इस दौर में हेलीकॉप्टर की जरूरत पड़ती है या किसी ड्रोन की, लेकिन उस जमाने में ऐसा क्या था जिसकी वजह से उस ज़माने के मैप क्रिएटर्स को एक एरियल व्यू देखने को मिला? क्योंकि अनडाउटफुली उस ज़माने में तो एयरप्लेन्स और ड्रोन्स का होना तो नामुमकिन था। और दूसरी बात यह है कि अंटार्कटिका का तो टेम्परेचर इतना कम है, तो वहाँ पर एक एंशिएंट सिविलाइजेशन कैसे पाई जा सकती है वहाँ पर? तो इसका जवाब सिंपल है। अंटार्कटिका दरअसल साउथ पोल से थोड़ा सा हट कर था, वहाँ पर टेम्परेचर मॉडरेट था और वहाँ पर लाइफ पॉसिबल थी। हैपगुड ये थियरी पेश करता है कि वहाँ पर एंशिएंट सिविलाइजेशन मौजूद थी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि अंटार्कटिका को अपने उस पोजीशन से मूव करके बिल्कुल साउथ पोल की तरफ आना पड़ा? दरअसल कुछ थियरीज हैं जो रिसर्चर्स ने पेश की हैं। तो उनमें से सबसे ऑथेंटिक थियरी ये है कि अर्थ को काफ़ी साल पहले एक एस्ट्रॉइड ने हिट किया था, जिसकी वजह से अंटार्कटिका का जो कॉन्टिनेंट है वो एक दिन यानी 24 आवर्स में अपनी पूरी पोजीशन चेंज कर लेता है। दरअसल किसी भी कॉन्टिनेंट को पोजीशन चेंज करने के लिए हज़ारों साल लग जाते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स की जो वाइब्रेशंस हैं वो इतनी स्लो हैं कि तकरीबन हज़ारों सालों में कहीं जाकर कॉन्टिनेंट्स अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, वो भी आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन इस एस्ट्रॉइड की वजह से अंटार्कटिका का जो कॉन्टिनेंट है वो एक दिन के अंदर मूव किया साउथ पोल की तरफ, जिसकी वजह से इंस्टेंटली टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होने लग गया और वहाँ की सारी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे वो सारे ख़त्म हो गए। एक और बात इस बात का सबूत देती है कि 2018 में रिसर्चर्स ने वेदर बलून्स के ज़रिए कॉस्मिक रेज को डिटेक्ट करने की कोशिश की। अब ये कॉस्मिक रेज हाई एनर्जी को इंडिकेट करती है। तो जब रिसर्चर्स ने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था तो सरप्राइजिंगली उन्हें एटमॉस्फेयर से कॉस्मिक रेज नहीं मिली। इनफैक्ट अंटार्कटिका के बर्फीली ज़मीन में से कॉस्मिक रेज मिली।
द डिसअपीयरेंस ऑफ साइंटिस्ट। 1990s में नेशनल साइंस फाउंडेशन साइंटिस्ट के कुछ ग्रुप के साथ मैरी बर्डलैंड कैंप सेटअप करता है अंटार्कटिका में। और इसका मकसद क्या था? बेसिकली रिसर्चर्स का मकसद ये था कि वो अंटार्कटिका की सरजमीन के ऊपर रिसर्च करें, जैसे कि उसके एटमॉस्फेयर पे या उसके अंदर मौजूद लाइफ पर रिसर्च करें। तो इनको जो टास्क दिया गया था उसके मुताबिक तो इन साइंटिस्ट को कहीं दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं थी उस कैंप से। लेकिन जब नेशनल साइंस फाउंडेशन को एक हफ्ते के अंदर अंदर साइंसदानों की तरफ से कोई भी किसी भी किस्म का कांटेक्ट नहीं मिला, इस बात ने उनको परेशान कर दिया और इसकी वजह से वो C-130 एयरक्राफ्ट को भेजते हैं अंटार्कटिका के उस पॉइंट पर। C-130 का जो एयरक्राफ्ट है वो दरअसल इतना बड़ा है कि उड़ते हुए उसकी आवाज़ बहुत पैदा होती है, लेकिन इस आवाज़ के बावजूद उस कैंप में से कोई भी साइंटिस्ट नहीं निकला। जब वो एयरक्राफ्ट वहाँ पर आखिरकार लैंड किया तो रेस्क्यू टीम उस कैंप के अंदर जाके देखती है कि आखिर वो साइंटिस्ट गए कहाँ, लेकिन वो कैंप को बिल्कुल खाली पाते हैं, यानी साइंटिस्ट बिल्कुल ही गायब हो जाते हैं वहाँ से। हैरानगी वाली बात यह है कि उस कैंप में मौजूद फूड एंड वाटर सप्लाई सारी की सारी महीनों की वहाँ पर मौजूद थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रेस्क्यू टीम को वहाँ पर साइंटिस्ट का कोई नामो निशान नहीं मिला। इनफैक्ट उन्हें तो किसी लड़ाई झगड़े का भी कोई निशान नहीं मिला उस कैंप पर। तो काफी ज्यादा एक्सप्लोर करने के बाद आखिरकार उन्हें ऑर्डर्स आते हैं कि वो अपनी रेस्क्यू टीम को लेकर वापस बेस की तरफ आए। जब वो बेस की तरफ वापस आते हैं तो ठीक कुछ दिन बाद उनका साइंसदानों के साथ राब्ता दोबारा जुड़ जाता है और इस टाइम वो साइंटिस्ट इंतहाई घबराए हुए होते हैं और बिल्कुल उसी टाइम वो कह रहे होते हैं कि उन्हें रेस्क्यू कर दिया जाए। तो जब वो रेस्क्यू टीम दोबारा उस लोकेशन की तरफ जाती है तो वहां पर मौजूद सारे साइंसदान बहुत घबराए हुए थे, कोई भी कुछ भी कहने को तैयार ही नहीं था। वो साइंसदान इतने डरे हुए थे कि उन्होंने पूरे रास्ते कोई बात नहीं की रेस्क्यू टीम के साथ। तो आखिर इन साइंसदानों ने उस लोकेशन पर क्या देखा जिसकी वजह से उनको इतना डर महसूस हुआ? आज तक नेशनल साइंस फाउंडेशन ने इस बात को मीडिया के सामने डिस्क्लोज ही नहीं किया। डिस्कवरी ऑफ एलियन बेस। 2003 में नेवी टीम पिएडमो ग्लेशियर की तरफ जाते हैं अंटार्कटिका में। इस टाइम इनके कैप्टन स्पार्टन 1 होते हैं। वो टीम बेसिकली साइंसदानों को लेने गई होती है अंटार्कटिका में, लेकिन रास्ते में उन्हें एक बहुत ही अजीब चीज नजर आती है। उन्हें नजर आता है कि पहाड़ों के दरमियान में एक बहुत बड़ा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर मौजूद है। जब वो नेवी टीम लैंड करती है और उस स्ट्रक्चर के करीब आती है तो वो देखते हैं कि उस स्ट्रक्चर का जो दरवाजा है वो 20 फुट लंबा और 18 फुट मोटा होता है, लेकिन वो आसानी से खुल जाता है और अंदर की जो लंबाई है वो दरअसल 7 फुटबॉल फील्ड के बराबर होती है। वो बिल्डिंग बिल्कुल सीधी होती है और उसकी दीवारों में से ग्रीन लाइट नजर आ रही होती है, लेकिन उस लाइट का सोर्स क्या है वो किसी को पता नहीं चला। जब वो टीम इस स्ट्रक्चर को स्टडी करके वो वापस जाती है और अपना ये किस्सा सीनियर्स को बताती है तो उन्हें खामोश रहने को कहा जाता है। अब ये क्या कोई एलियन बेस था या फिर किसी मुल्क ने वहां पर सीक्रेट बेस बनाया हुआ है जिसके बारे में सही तरह आज तक इस दुनिया में किसी को भी पता नहीं चला। अंटार्कटिका की जमीन ऐसी है कि वहां पर रिसर्च करने के लिए मुल्कों को दरअसल पैसों की जरूरत है, और थोड़े नहीं बल्कि बहुत सारे पैसों की जरूरत है। और अगर पैसे हों भी, जमीन का टेम्परेचर इतना कम है कि एक आम इंसान वहां पर ज्यादा देर टिक नहीं पाता। लेक वॉस्टॉक। अंटार्कटिका की ज़मीन पर एक और बड़ी डिस्कवरी देखने को मिलती है। अंटार्कटिका की ज़मीन में एक झील पाई जाती है। अब आप सोचोगे कि एक झील कैसे पाई जा सकती है, क्योंकि अंटार्कटिका का जो टेम्परेचर है वो तो बहुत कम है और पानी का वहाँ पर होना तकरीबन नामुमकिन है। एक्चुअल में 1960 में एंड्रिया कपित्सा, एक जोग्राफर और अंटार्कटिक एक्सप्लोरर, ने ये डिस्कवरी यानी एक थियरी उस टाइम पेश की थी कि अंटार्कटिका में एक झील पाई जा सकती है। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सैटेलाइट बेस्ड रडार सिस्टम की मदद से हमें पता चला कि वाकई में अंटार्कटिका में एक झील मौजूद है। और वो कहाँ मौजूद है? वो अंटार्कटिका की इस बर्फीली ज़मीन के बिल्कुल नीचे। अब हमें इतना तो पता है कि अंटार्कटिका की जो बर्फ़ है वो बहुत मोटी है। इनफैक्ट वो तकरीबन 6 बुर्ज खलीफा को मिलाकर उस बर्फ़ की लंबाई बनती है। तो उस बर्फ़ के इतने प्रेशर के नीचे बर्फ़ की जो स्टेट है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। रशियन और ब्रिटिश साइंटिस्ट ये डिस्कवर करते हैं कि अंटार्कटिका की इस बर्फीली ज़मीन के नीचे एक झील मौजूद है, और यही नहीं बल्कि इस झील में लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी पाए जाते हैं। जापान की एक
रिसर्च टीम ने ड्रिल करके नीचे जाकर उस लेक वॉस्टक का जो पानी है उसको स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद हमें ये मालूम पड़ा कि वहाँ पर छोटे छोटे algae, फंजाई और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं तो इसका मतलब बड़े ऑर्गेनिजम्स भी पाए जाते होंगे। लेकिन आज तक कोई भी मुकम्मल तौर पर नीचे जाके पूरी तरह डिस्कवरी नहीं कर पाया। और वो क्यों? क्योंकि अंटार्कटिका की जो सरजमीन है वो दरअसल है ही बहुत ठंडी और इनहैबिटेबल है लाइफ के लिए। कहा जाता है कि वहाँ पर यानी लेक वॉस्टॉक में जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाएंगे वो दरअसल उसी कॉम्पोजिशन के, उसी स्ट्रक्चर के होंगे जो हमें होपफुली यूरोपा के समुंदर में पाए जाएंगे। यानी यूरोपा में मौजूद ऑर्गेनिजम्स और लेक वॉस्टॉक में मौजूद ऑर्गेनिजम्स, उन दोनों का जो कॉम्पोजिशन है और स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होगा। लेकिन ये अभी फ़िलहाल सिर्फ एक थियरी है। अगर आप यूरोपा प्लैनेट के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा प्लैनेट है जिस पर लाइफ की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, आप ऊपर दिए गए वीडियो का लिंक लाजमी क्लिक करके उस वीडियो को देखिएगा। तो मैं ये सवालात आपके लिए छोड़ती हूँ। क्या वाकई आपको लगता है कि अंटार्कटिका की सरजमीन पर कोई मिलिट्री बेस या सीक्रेट बेस मौजूद है? क्या वाकई वहाँ पर एलियंस का कोई बेस मौजूद है जैसे कि कहा जाता है? और क्या वाकई वो साइंटिस्ट ने कोई ऐसी चीज़ देखी जिनकी वजह से उनको कोई मेंटल ट्रॉमा का सामना करना पड़ा? नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आप इन थियरीज और इन सीक्रेट्स के मतलब क्या सोचते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर ऐसे के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।